स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा केनिज़ और अभिक्रिया के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए केनिज़ और अभिक्रिया के बारे में बता देता हूं कि केनिज़ और अभिक्रिया को कौन से एल्डिहाइड शो करते हैं। तो देखो, केनिज़ और अभिक्रिया को वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि फॉर्म एल्डिहाइड हुआ आप लोगों का, बेंज एल्डिहाइड हुआ आप लोगों का, क्लोरेल हुआ, आयोडेल हुआ, पिरिडोल्डिहाइड हुआ। ये सभी वो एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। इस केनिज़ और अभिक्रिया को वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि आप लोगों का फॉर्म एल्डिहाइड। इस फॉर्म एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये केनिज़ और अभिक्रिया को शो करते हैं। और आप लोगों का ये बेंज एल्डिहाइड, ठीक है ना, इस बेंज एल्डिहाइड के पास में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी केनिज़ और अभिक्रिया को शो करते हैं। उसके बाद आप लोगों का ये क्लोरेल हो गया, ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हो गया, क्लोरेल का हो गया। ये भी केनिज़ और अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का ये आयोडेल हो गया, ठीक है ना, ये आयोडेल भी केनिज़ और अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा आप लोगों का ये पिरिडोल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका, पिरिडोल्डिहाइड का, ठीक है ना। इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी केनिज़ और अभिक्रिया को शो करते हैं। और भी इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। अब मैं आप लोगों के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम देखना बता देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम हम किस तरीका से देखते हैं। तो देखो, जो क्रियात्मक समूह होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम कौन सी पोजीशन देते हैं, जीरो पोजीशन। उसके पास वाले कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और यदि उस अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। सबसे पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में बता देता हूं। तो मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो क्रियात्मक समूह होता है उसको हम कौन सी पोजीशन देते हैं, जीरो पोजीशन। और उसके पास वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और यदि उससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखो, ये आप लोगों का क्रियात्मक समूह हो गया, मतलब ये तो कौन हो गया, आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसको मैंने कौन सी पोजीशन दे दी, जीरो पोजीशन। इसको मैंने जीरो पोजीशन दे दी। अब आप लोगों को पता है कि इस हाइड्रोजन के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, और यदि हाइड्रोजन एटम के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसको हम अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं बोल सकते। इसलिए इस फॉर्म एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये केनिज़ और अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई। ये कौन हो गया, आप लोगों का बेंज एल्डिहाइड हो गया। तो ये आप लोगों का कौन हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसको मैंने कौन सी पोजीशन दे दी, जीरो पोजीशन। अब देखो, इसके अल्फा हाइड्रोजन एटम को समझते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर से। यहां पर मैं बेंज एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर को इस तरीका से लिख देता हूं, ठीक है ना। ये कौन हो गया, आप लोगों का बेंज एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। इस बेंज एल्डिहाइड को मैंने क्या दिया है, मतलब इसमें जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है उसको मैंने कौन सी पोजीशन दिया है, मैंने यहां पर जीरो पोजीशन दिया है, ठीक है ना। अब देखो, ये तो आप लोगों का क्रियात्मक समूह हो गया जिसको मैंने जीरो पोजीशन दे दिया। इसके ये वाला जो कार्बन है, ठीक है ना, इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। तो इस अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। ये आप लोगों का कार्बन रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, और एक बॉन्ड ये रहा। ये कार्बन अपनी चारों वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी केनिज़ और अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। देखो, यहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, और यहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। तभी तो इसका फॉर्मूला है आप लोगों का, कार्बन कितने अच्छे हैं, 1 2 3 4 5 6।
कार्बन कितने अच्छे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 5 और ये कौन लिख दिया मैंने CHO क्रियात्मक समूह मतलब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। इसका मतलब जिस कार्बन से आप लोगों का ये CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेंज एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ गई। बाकी के इनके अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन एटम शक्ल देख के पता लग रहा है उनका कि इनके पास में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि ये कौन हो गई आप लोगों का क्रियात्मक समूह जिसको मैंने कौन सी पोजीशन दिया है 0 पोजीशन। उसके पास वाला कार्बन कौन हो गया आप लोगों का अल्फा कार्बन हो गया और इस अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा क्योंकि इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। चलो ठीक है, इस वाले को देख लो, वो ही हम लोगों का क्रियात्मक समूह हो गया। क्रियात्मक समूह को मैंने 0 पोजीशन दे दिया, उसके पास वाला कार्बन कौन हो गया अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया को वो एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना। इस वाले को देख लो, देखो ये हम लोगों का कौन हो गया क्रियात्मक समूह हो गया मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसको मैंने कौन सी पोजीशन दे दी 0 पोजीशन। इसके ये पास वाला कार्बन कौन हो गया अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। इसको मैं खोल के लिख देता हूं, देखो इसको खोल के लिखेंगे तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं तो ये कौन हो गया आप लोगों का क्रियात्मक समूह जिसको मैंने 0 पोजीशन दिया है। उसके पास वाला कार्बन कौन हो गया आप लोगों का अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना कि कैनिजारो अभिक्रिया को वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर ये कौन है फॉर्मेल्डिहाइड है, ये कौन है आप लोगों का बेंजल्डिहाइड है, ये कौन हो गया आप लोगों का क्लोराइल हो गया, ये आप लोगों का आयोडाइल हो गया और ये आप लोगों का पिबेल्डिहाइड हो गया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इस कैनिजारो अभिक्रिया में हम 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उनकी रिएक्शन किससे करवाते हैं क्षार से करवाते हैं। कोई भी सांद्र क्षार के साथ इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स का तो क्या होगा ऑक्सीकरण होगा और एक मॉलिक्यूल्स का क्या होगा अपचयन होगा। जिस मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होगा वो तो क्या बनाएगा एसिड बनाएगा और जिस मॉलिक्यूल्स का अपचयन होगा वो क्या बनाएगा एल्कोहल बनाएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, ध्यान से समझना। ये जो आप लोगों की कैनिजारो अभिक्रिया होती है इसमें हम 2 एल्डिहाइड काम में लेते हैं जिनमें एक एल्डिहाइड को तो क्या होता है ऑक्सीकरण होता है और एक एल्डिहाइड का क्या होता है अपचयन होता है। ठीक है ना। तो जिस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है वो तो क्या बनाएगा अम्ल बनाएगा और जिस एल्डिहाइड का अपचयन होगा वो क्या बनाएगा एल्कोहल बनाएगा। ठीक है ना। इसको हम समझते हैं रिएक्शन के समीकरण से। तो अभी मैं आप लोगों को सामने रिएक्शन को शो कर देता हूं जिससे कि ये रिएक्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को बता दूंगा। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये कैनिजारो अभिक्रिया होती है इसको वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना। इसमें हम एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स काम में लेते हैं और उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं क्षार से करवाते हैं। तो एल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल्स का तो क्या होता है ऑक्सीकरण होता है और एक मॉलिक्यूल्स का क्या होता है अपचयन होता है। तो जिस मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होता है वो तो क्या बनाता है अम्ल और जिस मॉलिक्यूल्स का अपचयन होता है वो क्या बनाता है एल्कोहल बनाता है। ठीक है ना। इसको हम समझेंगे रिएक्शन के समीकरण से। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। अभी मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन के समीकरण को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं और रिएक्शन को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। देखो अब मैं कैनिजारो अभिक्रिया को आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। यहां पर मैं 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। ठीक है ना। 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं और उसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं सांद्र NaOH के साथ, मतलब कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स में से एक फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स का तो क्या होगा ऑक्सीकरण होगा
तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो तो क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा, और एक फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, अपचयन होगा। तो जिसका अपचयन होगा मतलब रिडक्शन होगा वो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो मैं प्रोडक्टों को आप लोगों को सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट तो आप लोगों का क्या बनेगा, मेथिनॉल बनेगा, और एक प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये आप लोगों को कौन है, मेथिनॉल, ठीक है ना। ये आप लोगों को कौन है, मेथिनॉल है, और इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। मैं इनका नाम भी लिख देता हूं। इसका नाम है आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका आईयूपीसी नाम है मेथिनेल। इसका आईयूपीसी नाम कौन है, मेथिनेल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो केनिज़ार अभिक्रिया को वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। तो जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, एग्जांपल के तौर पर मैंने किसको ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड को ले लिया। फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, सांद्र NaOH के साथ करवा रहा हूं। तो फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल्स का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जिस मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होगा वो तो क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा, मतलब एसिड बनाएगा, और जिस मॉलिक्यूल्स का अपचयन होगा मतलब रिडक्शन होगा वो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल्स ने तो क्या बनाया है, आप लोगों का कौन बनाया, मेथिनॉल बनाया है, और एक मॉलिक्यूल्स में क्या बनाया है, सोडियम फॉर्मेट बनाया है। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक रिएक्शन और शो कर देता हूं मैं बेंजल्डिहाइड की। तो देखो बेंजल्डिहाइड वाली रिएक्शन को भी आप लोग देख लो। यहां पर मैं दो मॉलिक्यूल्स किसके ले रहा हूं, बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल्स मैंने बेंजल्डिहाइड के ले लिए और उसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं, सांद्र NaOH के साथ करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो कंडीशन वही होगी, एक मॉलिक्यूल्स का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और एक मॉलिक्यूल्स का अपचयन होगा। तो जिस मॉलिक्यूल्स का अपचयन होगा वो तो क्या बनाएगा, आप लोगों का एल्कोहल बनाएगा, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल्स ने तो क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया, और एक मॉलिक्यूल्स ने क्या बना दिया, एसिड बना लिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका नाम कौन है, बेंजील अल्कोहल, ठीक है ना। इसका नाम कौन है, बेंजील अल्कोहल, और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका नाम भी लिख देता हूं। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसका आईयूपीसी नेम है आप लोगों के लिए बेंजीनेल। इसका आईयूपीसी नेम है आप लोगों के लिए बेंजीनेल। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इन दोनों रिएक्शनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। दोनों रिएक्शनों को आप लोग ध्यान से समझना, फिर आप लोगों के लिए मैं इनकी मैकेनिज्म को बताऊंगा, मतलब इनकी क्रिया विधि को बताऊंगा। तो देखो केनिज़ारो अभिक्रिया के अंदर मैंने आप लोगों के लिए दो रिएक्शन शो की है। एक रिएक्शन तो मैंने किसकी शो की है, फॉर्मल्डिहाइड की शो की है, और एक रिएक्शन मैंने किसकी की है, बेंजल्डिहाइड की शो की है। सबसे पहले मैं फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन को आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहां पर मैंने दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के लिए है, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई है, सांद्र NaOH के साथ। तो एक मॉलिक्यूल्स का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और एक मॉलिक्यूल्स का अपचयन होगा। जिस मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होगा वो तो क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा, और जिस मॉलिक्यूल्स का अपचयन होगा वो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल्स ने जिसका अपचयन हुआ है उसने तो क्या बनाया, मेथिनॉल बनाया है, और जिस मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण हुआ है उसने क्या बनाया, सोडियम फॉर्मेट बनाया है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन को देखिए। यहां पर मैंने बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को लिया है, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई है, सांद्र NaOH के साथ, मतलब कंसंट्रेट NaOH के साथ। तो एक मॉलिक्यूल्स का तो ऑक्सीकरण होगा और एक मॉलिक्यूल्स का अपचयन होगा। जिस मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण हुआ है उसने तो क्या बनाया, सोडियम बेंजोएट बनाया, और जिस मॉलिक्यूल्स का अपचयन हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है उसने क्या बनाया, बेंजील अल्कोहल बनाया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब ये प्रोडक्ट हम लोगों को किस प्रकार से मिले हैं इसको समझेंगे हम रिएक्शन की मैकेनिज्म से। तो अगली हेडिंग में आप लोगों के लिए डाल देता हूं मैकेनिज्म, मतलब क्रिया विधि। ये केनिज़ारो अभिक्रिया है, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मैकेनिज्म के एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से समझ के चलना। मैं बहुत ही शानदार तरीका से इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो बोर्ड की तरफ आप लोग इसकी मैकेनिज्म को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। देखो इसमें पूरे को मिटा देता हूं, मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो मैं इस पूरे को ही मिटा देता हूं, फिर आप लोगों के लिए मैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अब मैं आप लोगों के लिए इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को, मतलब मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना। अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी।
तो देखो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए जो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन सांद्र NaOH के साथ करवाई, उस रिएक्शन को बेस मानते हुए मैं इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप लोगों को पता है कि एल्डिहाइड और कीटोनों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब इन अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप पर पहला अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल करता है। तो यहां पर हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। तो कितने न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को यहां पर 2 न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास में कितने हैं? 2। तो कॉमन सी बात है, अगर फॉर्मल्डिहाइड के हम लोगों के पास में 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो न्यूक्लियोफाइल की हम लोगों को कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। तो पहला न्यूक्लियोफाइल तो हम लोगों को किससे मिल जाएगा? NaOH से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन मैंने किससे करवाई है? सांद्र NaOH के साथ करवाई है। तो एक न्यूक्लियोफाइल तो हम लोगों को किससे मिल जाएगा? सांद्र NaOH से। मैं आप लोगों के लिए शो कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए NaOH, ठीक है ना। ये NaOH किसमें टूटता है आप लोगों का? Na+ और OH- में। ये NaOH आप लोगों का किसमें टूटता है? Na+ में और OH- में। तो ये आप लोगों को पहला न्यूक्लियोफाइल मिल गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का पहला न्यूक्लियोफाइल मिल गया। ये आप लोगों का पहला न्यूक्लियोफाइल फॉर्मल्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल्स पर जाकर अटैक करेगा। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए शो कर देता हूं रिएक्शन को, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स मैंने किसको लिख दिया? फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को लिख दिया, और यहां पर इसका अटैक किसका करवा दिया? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो यहां से हम लोगों का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। हम जानते हैं कि कार्बन एटम से ज्यादा विद्युतनीयता किसकी होती है? ऑक्सीजन एटम की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं शो कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, तो कार्बन एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन एटम पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर कौन अटैक कर लेगा? आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। यहां पर आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH-, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस स्पीशीज के पास में नेगेटिव चार्ज होता है वही हम लोगों का कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर लेगा? कार्बन के इस पॉजिटिव पर अटैक कर लेगा। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा, वो अगला स्टेप आप लोगों का ये बनेगा, यहां पर ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज आ गया? आप लोगों का नेगेटिव, ठीक है ना। इस कार्बन से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और ये कौन जोड़ दिया मैंने आप लोगों के लिए? OH को जोड़ दिया, ठीक है ना। ये मैंने किसको जोड़ दिया? OH को जोड़ दिया। अब देखो मैकेनिज्म के इस स्टेप के अंदर क्या होगा कि यहां से जो ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो आप लोगों को पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 5 वैलेंसी, और कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं। तो इस कंडीशन में यहां से आप लोगों को हाइड्रोजन H- लेकर बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन पर H- आएगा, हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप होगा वो आप लोगों का ये होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो यहां पर तो आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये आप लोगों को कौन हो गया? OH हो गया। तो ये हम लोगों को कौन मिल गया? फॉर्मिक एसिड मिल गया। ये हम लोगों को कौन मिल गया? फॉर्मिक एसिड मिल गया। और यहां पर हम लोगों को कौन मिल गया? दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। ये हम लोगों के लिए कौन सा हो गया? दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है ना। ये हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स पर तो न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का पहले ही अटैक कर चुका है। ये हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स पर जाकर अटैक करेगा। किस तरीके से अटैक करेगा वो मैं आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। देखो यहां पर मैं फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। ये फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल्स मैंने आप लोगों के लिए शो कर दिया, और यहां पर इस पर अटैक कौन करेगा? H- आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो ये H- फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेगा। तो कंडीशन आप लोगों की वही होगी, यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो हम जानते हैं कि कार्बन एटम से ज्यादा विद्युतनीयता किसकी होती है? ऑक्सीजन एटम की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन एटम पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
जैसे ही कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर लेगा, कार्बन एटम पर। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टूटेंगे। देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो गए। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप आप लोगों का ये हो गया, यहां पर मैं हाइड्रोजन एटम को लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैंने ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज लिख दिया, नेगेटिव चार्ज लिख दिया। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने किस पर अटैक कर लिया, कार्बन पर अटैक कर लिया। तो अगला स्टेप मैकेनिज्म का आप लोगों का ये हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, ये मैकेनिज्म का आप लोगों का अगला स्टेप हो गया। अब मैकेनिज्म का जो ये स्टेप मिला है आप लोगों का, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, फॉर्मिक एसिड के साथ करेगा। तो मैं आप लोगों के लिए मैकेनिज्म के अगले स्टेप को शो कर देता हूं। यहां से मैं किसको ले लेता हूं, फॉर्मिक एसिड को ले लेता हूं। तो ये तो कौन हो गया आप लोगों का, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को कौन हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। और यहां से मैं इस आयन को लेके आ जाता हूं, ठीक है ना। ये आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो मैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को खोल के लिख देता हूं। देखो ये मैंने खोल के लिख दिया। अब आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से बहुत ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहां से हाइड्रोजन क्या लेकर बाहर निकलेगा, पॉजिटिव बाहर निकलेगा। मतलब यहां से हाइड्रोजन H+ लेकर बाहर निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन जो H+ लेकर बाहर निकला है ये ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ जाएगा। जैसे ही आप लोगों का H+ ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ेगा, पहला मॉलिक्यूल हम लोगों को किसका मिल जाएगा, मेथेनॉल का मिल जाएगा। मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। देखो यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज। और यहां से जो हाइड्रोजन आप लोगों का H+ लेकर निकल रहा है वो किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ रहा है। तो यहां से हम लोगों को एथेनॉल, मेथेनॉल का मॉलिक्यूल्स मिल गया। ये हम लोगों को किसका मिल गया, मेथेनॉल का मॉलिक्यूल्स मिल गया। अब देखो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को मिल गया। मतलब मैंने आप लोगों से क्या बात बताई है कि फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्सों की रिएक्शन हम सांद्र NaOH के साथ करवाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स का तो ऑक्सीकरण होता है और एक मॉलिक्यूल्स का अपचयन होता है। जिस मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होता है वो तो क्या बनाता है, अम्ल। और जिस मॉलिक्यूल्स का अपचयन होता है मतलब रिडक्शन होता है वो क्या बनाता है, एल्कोहल। तो एक मॉलिक्यूल्स हम लोगों को तो एल्कोहल का तो मिल गया। अब हम लोगों को सोडियम फॉर्मेट का मॉलिक्यूल्स और चाहिए। तो सोडियम फॉर्मेट का मॉलिक्यूल्स हम लोगों को किस तरीके से मिलेगा, देखो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को ये मिल गया। अब यहां से मैं इस फॉर्मेट आयन को ले लेता हूं, ठीक है ना। ये फॉर्मेट आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा, Na+ के साथ। तो सोडियम फॉर्मेट हम लोगों को दूसरे प्रोडक्ट में मिल जाएगा। मैं यहां पर आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। यहां से मैं किसको ले लेता हूं, इस फॉर्मेट आयन को ले लेता हूं। ये मैंने किसको लिख दिया, आप लोगों के लिए फॉर्मेट आयन को लिख दिया। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Na+ से करवा दी। तो ये क्या बन गया, आप लोगों का सोडियम फॉर्मेट बन गया। और ये आप लोगों का दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है ना। पहला प्रोडक्ट तो हम लोगों को कौन मिल गया, मेथेनॉल मिल गया, ठीक है ना। पहला प्रोडक्ट तो हम लोगों को मेथेनॉल मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों को सोडियम फॉर्मेट मिल गया। ये जो दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों को कौन मिल गया, सोडियम फॉर्मेट मिल गया। पहले तो ये बात बताओ, ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। देखो जब मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन सांद्र NaOH के साथ करवाई थी तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिला, मेथेनॉल का मिला। और एक प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला, सोडियम फॉर्मेट का मिला। उस रिएक्शन को बेस मानते हुए मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब इन अभिक्रिया में कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। तो कॉमन सी बात है हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। और हम लोगों को कितने न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी, 2 न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो पहला न्यूक्लियोफाइल तो हम लोगों को किससे मिल जाएगा, NaOH से मिल जाएगा। क्योंकि रिएक्शन हमने सांद्र NaOH के साथ करवाई है। तो पहला न्यूक्लियोफाइल तो हम लोगों को कौन दे देगा, सांद्र NaOH दे देगा। यहां पर मैंने NaOH को लिख दिया। ये NaOH किसमें टूटेगा, Na+ में और OH- में। हम जानते हैं कि जिस स्पीशीज के पास में नेगेटिव चार्ज होता है वो हम लोगों को कौन होता
होता है न्यूक्लियोफाइल। पहला न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को मिल गया जो कि फॉर्मल्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करेगा। अब देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। हम जानते हैं कि यदि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता कार्बन एटम से ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो ऑक्सीजन एटम पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर कौन आकर अटैक कर लेगा? ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास में तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के पास में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा। अब देखो सुना मेरी बात ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज आ चुका है? नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड और बना लेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 5 वैलेंसी। कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, और यहां से जो आप लोगों का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वो H- को लेकर बाहर निकलेगा। तो ये तो हम लोगों को कौन मिल गया? फॉर्मिक एसिड मिल गया, ठीक है ना। और ये हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। भाई अगर H पर माइनस चार्ज है तो हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करेगा, तो कंडीशन आप लोगों की वही होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। कार्बन एटम की विद्युत ऋणता कम होती है और ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ जाएगा? आप लोगों के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये हम लोगों को मैकेनिज्म का अगला स्टेप मिल गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोगों को मैकेनिज्म का जो ये स्टेप मिला है, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब ये आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा? फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां से मैंने किसको लिख दिया? फॉर्मिक एसिड को लिख दिया, और यहां से मैंने किसको लिख दिया? इस आयन को लिख दिया। तो देखो फॉर्मिक एसिड का ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम की विद्युतता हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां से जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वो प्लस लेकर बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन का ये H+ किससे जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन आप लोगों के H+ लेकर ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ेगा, पहला प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा? मेथनॉल का मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। और ये कौन हो गया? आप लोगों का फॉर्मेट आयन हो गया। अब इस फॉर्मेट आयन को मैं यहां पर लेके आ जाता हूं, और ये फॉर्मेट आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा? Na+ के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही ये फॉर्मेट आयन Na+ के साथ रिएक्शन करेगा, और हम लोगों को कौन मिल जाएगा? दूसरा प्रोडक्ट सोडियम फॉर्मेट। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब हम लोगों को 2 प्रोडक्ट मिले हैं। एक तो हम लोगों को किसका मिला है? मेथनॉल का मिला है, जिसका अपचयन हुआ है। और एक प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला है? सोडियम फॉर्मेट का मिला है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो एक प्रोडक्ट तो आप लोगों को ये मेथनॉल का मिल गया, और एक प्रोडक्ट आप लोगों को ये सोडियम फॉर्मेट का मिल गया। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप लोगों की कैनिजारो अभिक्रिया की ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कैनिजारो अभिक्रिया को एक्सप्लेन कर दिया, साथ के साथ उसकी मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।